यूपीएससी PYQ प्राचीन भारत का इतिहास। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा के पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ के पशुपालन का काल 8500 ईस्वी से पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6600 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थान कोल्डीहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। निम्नलिखित में से किसको कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उसे प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आंसर हो जाएगा लाल रंग का। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चालक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। संदर्भ सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान होता है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार एवं अन्नागार प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आंसर हो जाएगा बी लोथल। हड़प्पा नगरीय लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? आंसर हो जाएगा लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा बी बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? 10 का आंसर हो जाएगा डी VS स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदारो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातत्व महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान
के.एन. दक्षिण, अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट स्टीन, ए घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.एस. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध थे। बोगसकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगसकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं उल्लेख है जिसके नाम आर्यों जैसे थे और संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाथ से देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी। 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दूह, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर हो जाएगा 9वां मंडल ऋग्वेद का। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मंजूबत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सोम और इस पे पर नामकृत देवता को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आंसर हो जाएगा डी, वैशेषिक दर्शन में। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ए, कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातिज्ञ क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदी वर्मन थे। कुछ प्राचीन संस्करणों में एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उदित है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यह भी जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल में थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? आंसर हो जाएगा पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उनके शरीर त्याग दिया था उन्होंने। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आंसर हो जाएगा जमाली था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गंधर कहा जाता है, निम्न प्रकार थे: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकमति, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? आंसर हो जाएगा 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये 3 महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ में दिया था। 6 वर्षों की साधना के पश्चात
35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उसके समाधान से संबंधित थे। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ से वे चुंद नाम के लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकरमद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यही 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं दी जाती है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? 24 का हो जाएगा आंसर सी से, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण यानी दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आंसर हो जाए आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का कैवा वृक्ष है? आंसर हो जाएगा पंचम। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिससे नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की थी। हेनस्वांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं सदी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देखते हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिससे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एवं अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक एवं 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आंसर हो जाएगा आजीविकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी गुफाओं को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर गुफाओं की सीमाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपार नामक गुफा प्रसिद्ध है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा मखली गोसाल थे। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है जिनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। आंसर हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशु नागवंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी रहा है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? आंसर हो जाएगा उदयन द्वारा। हर्यक वंशीय शासक उदयन या
उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रथम घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इस नवस्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? आंसर हो जाएगा इसका उदयन ने। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रथम घटना गंगा और सोन नदियों के संगम में पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा डी, लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आंसर हो जाएगा सी, राजगिरी गिरिव्रज। पुराने के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश से पहला राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व में अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्धरण किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानंपिय की पहचान सिंहल के राजा तिस्स से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया था कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेखों में अशोक नाम पढ़ा गया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनेस्क्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास के प्रमुख स्रोत है। इंडिका का लेखक कौन था? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। उसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज किसका दूत था? आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह कोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। अंतिम मौर्य सम्राट था। आंसर हो जाएगा बृहदत्त था। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र सिंह द्वारा की गई थी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? आंसर हो जाएगा ए, जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात के जूनागढ़ में से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेखों भी खुदे हुए। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा
तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? आंसर हो जाएगा खारवेल का। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा के प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी का हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी समुद्रगुप्त। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईसा में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह से पराजित हुआ। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा। देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी में के अंत तक 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राज व्यवस्था का एक पद यानी टर्म है। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। आंसर हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 के बीच में। चीनी यात्री सुंगयुन ने 518 में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आंसर हो जाएगा हेनस्वांग ने। हर्षवर्धन के समय में सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री हेनस्वांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन के भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जयसिंह के शासनकाल में 1127 से 1159 में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? आंसर हो जाएगा बी, बिहार में उदंतपुर स्थित था। उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 में वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 797 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्णिम युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? आंसर हो जाएगा डी, धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जाति यथा अम्बवस्ट, उग्र, निषाद, माधक, वैदेहक,
रथकार आदि का आविर्भाव अनुमोलन एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने दो प्रकार के सूत्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित तथा अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा कश्मीर में। कश्मीर में बौद्ध धर्म की चौथी तथा अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इसे ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विसावा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कला अशोक के शासनकाल में हुई थी, जो बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य साबकमीर यानी सर्वकामिनी थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, महाकश्यप। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। आंसर हो जाएगा राजगृह यानी राजगीर में। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों के नीचे दिए उल्लेखित है। यह 2 स्तंभ है, आपको इनको सम्मिलित करना है। इसका आंसर देख लेते हैं, सीधा सी हो जाएगा, यानी 1 का 3 हो जाएगा, यानी जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, और 2 का 2 हो जाएगा, यानी बोध गया में ज्ञान प्राप्ति इनकी बोध गया में हुई थी, और 3 का 1 हो जाएगा। प्रथम वचन सारनाथ में दिए थे और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। काशी के ऋषि पत्तम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिनसे बौद्ध साहित्य महापरिनिर्वाण कहा गया है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहां भी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी BC में किया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरीके से ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बन गया। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, कनिष्क में। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नाम के 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था? आंसर हो जाएगा वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों के राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वही वज्जी तथा मल्ल नाम के 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसे वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से की सूची उपलब्ध है। 62 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार एवं कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जन वसव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। आंसर हो जाएगा सी, गुप्त। नालंदा का
विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ागांव ग्राम के दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी में मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा और बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नाम के गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग यहाँ आया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसबदार द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी के वरीयता क्रम, वेतनमान, सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदारों को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले मनसबदारों को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जिनके एक कथन और दूसरा कथन कारण है। दोनों को सीधा इसका आंसर देख लेते हैं। बी है, ये और दोनों सही है, पढ़ लेते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, सही बात है, और महावीर की राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था महाविहार को, ये भी सही बात है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान का राजगीर में निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। मगध की राजधानी कौन सी थी? आंसर हो जाएगा इसका, देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में ए और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा 69 का। उपयुक्त की व्याख्या देख, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश ने। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म नंद कहा गया है, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दशसिद्धक, कैवर्त तथा धनंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट ये सही है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विश्रल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका बंधितक अप्राय। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? आंसर हो जाएगा धनानंद। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक
धन्नन था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोज उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसकी सेनापति था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, आंसर हो जाएगा लकड़ी का बना हुआ था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई के से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष प्रकाश में आया है। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा शिवाजी ने किया था अष्टप्रधान का गठन। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक के एकमात्र कलिंग विजय की ही थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इसका आंसर हो जाएगा 76 का सी, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त मिला है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनार्त तथा सौराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत तथा सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। सिंहली अनुसूचियों में दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, आंसर हो जाएगा प्राकृत है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उनके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रगुड्डी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नाम के स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था?
आंसर आंसर देख लेते हैं इसका। अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेखों के माध्यम से संदेश देता है। अपासिन्वे बहुयाने दयादाने सच्चे सोचे मादे साधवे अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव की मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदस्सी लाजा मागधा संघ अभिवादेतुना आहा अपावा धतचंद। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी होना चाहिए 83 का। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवान पियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकावर्धन कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आंसर इसका हो जाएगा, देख लेते हैं। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राजा के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? आंसर हो जाएगा 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। आंसर हो जाएगा डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? इसका आंसर देख लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया ने एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आंसर हो जाएगा इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज की पाटलिपुत्र में नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। वह नगर पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? आंसर सी हो जाएगा, वीमा कडफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक वीमा कडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। आंसर हो जाएगा कुषाणों के समय में। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ।
गांधार शैली, मथुरा शैली, इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क इसका आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने तथा अश्वघोष ने की। इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलन कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो अस्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। शुंग वंश के बाद किस वंश के ने भारत पर राज किया था? आंसर हो जाएगा कण्व यानी कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण्य वंश का था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा लेक के साथ। कलिंग या चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना अतिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद के 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी जो शहर में पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर हेनसोंग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हर्ष के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? आंसर देख लेते हैं इसका। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एवं प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से ताम्रलिप्ति उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु भरौच था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? 98 का आंसर ए हो जाएगा, यानी गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? आंसर हो जाएगा उपज का 6ठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदग्र तथा भाकर कहा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? आंसर हो जाएगा गुप्त की। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं इसका। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार
एवं साहित्यकार थे। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार थे जिन्हें कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया गया। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इसका सही उत्तर ए माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त के से प्रारंभ हुआ है, जो सुश्रुत के मान्य काल 600 बीसी से 1500 बीसी के करीब से 1000 वर्ष के बाद का, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। आंसर हो जाएगा मथुरा। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एवं औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। हेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। कवि बाण निवासी था। आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र का। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी। हर्षचरित्र, कादम्बरी, चांडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चंडी शतक। चीनी यात्री इतिसांग बिहार का भ्रमण किया था। लगभग डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इतिसिंग 671 से 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण से समुद्री मार्ग होकर भारत आया। 675 में से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693-94 में लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत में के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शंकरादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शंकरादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। ताम्र पत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा से। पाल वंशी शासक देवपाल और बौद्ध मतायुनी थे। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उनके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? आंसर हो जाएगा सी बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? आंसर हो जाएगा मुसलमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। खुंजवारो मंदिर स्थापत्य कला के निर्माण में सहयोगी थे। आंसर हो जाएगा चंदेल। खुंजवारो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खुंजवारो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था? आंसर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञात जो उपाध्याय अतीत के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? आंसर हो जाएगा ए कदम्ब का। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं
विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुंदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वरेण्यम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक? आंसर हो जाएगा चंद्रबदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं? आंसर हो जाएगा विभास। महाकवि भास के नाम 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावनकोर राज्य से प्राप्त किया। इस नाटक के नाम हैं प्रतिज्ञा, योगनधरण्य, स्वप्नवासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पच्चरात्र, बालचरित्र, दूतघटोत्कच, कर्णभार, मध्यम योग्य, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, वविमारक एवं चारुदत्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? आंसर हो जाएगा कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है, जिसमें प्रकृति, चरित्र तथा कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित है। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा डी भारवी ने लिखी थी। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी है। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है, जिसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। आंसर हो जाएगा बी मिलिंदपन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंदपन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता। हर्षचरित नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा बाणभट्ट ने। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश की इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। चोल वंश का संस्थापक कौन सा? आंसर हो जाएगा विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा इसका ए ग्राम पंचायत के लिए। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा बी चोल। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? इसका आंसर हो जाएगा गोपुरम हो जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इसके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता के अलंकृत होते थे। चोल कालीन वास्तुकला का विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है।